हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। मतलब कि ये कलिंग युद्ध क्या था। तो ये प्राचीन भारत में इसे लड़ा गया था। एक महत्वपूर्ण घटना है कलिंग का युद्ध, और इसके क्या परिणाम हुए उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ये कलिंग जो है वो आखिर कहाँ है, कहाँ पे इसे माना जाता है। प्राचीन भारत में किस क्षेत्र को इंडिकेट किया जाता है कलिंग के एरिया से। तो कलिंग जो क्षेत्र है वो उड़ीसा को माना जाता है। मतलब अभी जो हम लोग उड़ीसा का क्षेत्र देखते हैं उसे ही प्राचीन भारत में कलिंग कहा गया है। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो यही इलाका जो है वो कलिंग का क्षेत्र है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर। तो ये उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग युद्ध और उसके परिणाम। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ये युद्ध हुआ था वो अशोक के 8वें वर्ष, मतलब अब जब अशोक राजा बन गया तो उसके जब 8 वर्ष हो जाएंगे उसके बाद, मतलब कि 261 ईसा पूर्व में इसे लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। कलिंग राज्य वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित था। मतलब जो है ये कलिंग का जो राज्य है वो अभी का उड़ीसा ही था प्राचीन भारत में। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मतलब कि जो कलिंग का युद्ध है ना उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी जो है वो अशोक के जो 13वें अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। अशोक के 14 अभिलेख हैं, सब अलग अलग बातें बताती हैं, लेकिन जो 13वां अभिलेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से बताती है। इससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध बड़ा भयंकर था जिसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार की घटनाएं हुई। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो 13वां अभिलेख है उससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध जो कलिंग का युद्ध था बहुत ही भयंकर था और बहुत ही रक्तपात हुआ। मतलब बहुतों की जान गई, नरसंहार हुआ, बहुत से ज़्यादा लोग मारे गए इस युद्ध में। अंततः अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। मतलब कि इस युद्ध को अशोक ने, मतलब इतना सब कुछ तबाह होने के बाद भी अशोक ने इस क्षेत्र को जीत लिया। मतलब कि कलिंग को जीत लिया, उड़ीसा को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग, अगर आप अभी पढ़े चाहे कभी भी पढ़े, तो आपको कलिंग के जो शासक थे उसका नाम नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका नाम कोई सा भी बुक में दिया हुआ नहीं है। हम लोग इतना जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में कि ये बहुत भीषण था, भयंकर था, लेकिन वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे कलिंग के, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। कोई भी स्रोत ऐसे नहीं है, कोई सी भी अभी भी कोई भी बुक नहीं है जो उसका नाम बता दे। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हमारे लिए बहुत ही बैक पॉइंट है। 13वें अभिलेख में इस युद्ध के भयंकर परिणाम का इस प्रकार उल्लेख हुआ है। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई तथा इससे भी कई गुना अधिक मर गए। यहाँ पे जो 13वां अभिलेख है अशोक का, उसमें इस युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। इस युद्ध के बारे में बताया गया है कि इसमें 1,50,000 व्यक्ति जो थे उन्हें पकड़कर दूसरे क्षेत्र में निर्वासित कर दिया गया। मतलब इंडिया से बाहर निकाल दिया गया और 1 लाख लोगों की हत्या की गई। मतलब युद्ध में जो सैनिक थे उनकी संख्या इतनी लगभग मारी गई, इतने लोग मर गए और इससे भी कई गुना अधिक मारे गए। मतलब कि आम सैनिक के साथ जो आम पीपुल होते हैं, आम व्यक्ति होते हैं, वो तो ज़्यादा संख्या में मारे गए ना, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इससे भी कई गुना अधिक लोग मारे गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमणों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति जो नहीं भाग लेते थे, जैसे कि ब्राह्मण हो, श्रमण हो, जैसे कि छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति, घर का काम करने वाला व्यक्ति, गृहस्थियों, तो घर में रहने वाले, घर की देखभाल करने वाले, तो ऐसे लोग
उनके संबंधी मतलब उनके रिश्तेदार या उनके परिजन या उसके कोई भी मेंबर, फैमिली मेंबर हो, इस युद्ध में मारे गए, जिससे कि इनको बहुत ही मतलब दुख हुआ, ये बहुत ही कष्ट में पहुँचे। हाँ, इसमें बात यही है कि कोई भी परिजन या फिर कोई रिलेटेड भी अगर हमारा देहांत कर जाता है, डेथ हो जाता है, तो हमें दुख होता है ना। तो यहाँ पे तो कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई है, यहाँ पे तो युद्ध हुआ है। तो युद्ध के दौरान जब मर गए तो वाकई कोई भी इंसान कष्ट तो झेलेगा ही, उन्हें दुख तो होगी ही ना। तो इस प्रकार यहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा अधिक दुख हुआ, महान कष्ट हुआ। यहाँ पे महान कष्ट इसीलिए बोला जा रहा है। इस प्रकार एक स्वतंत्र राज्य की स्वाधीनता का अंत हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कलिंग खुद को स्वतंत्र माने हुआ था, मतलब उड़ीसा खुद को स्वतंत्र मानता था, तो उसका स्वतंत्रता खत्म हुई, उनकी जो स्वाधीनता है वो खत्म हुई और वो अंततः मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया, मतलब उसमें विलय हो गया, सम्मिलित हो गया। कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया तथा राजकुल का कोई राजकुमार वहां का उपराजा वायसराय नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलिंग जो है मतलब वर्तमान उड़ीसा, उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, एक प्रांत बना लिया गया और उसमें राजकुल का ही मतलब कि मौर्य वंश के ही संबंधित कोई राजा या छोटे कोई भी मतलब संबंधित, जैसे होता है ना राजा का बहुत सारे पुत्र रहेंगे, तो एक पुत्र को वहाँ का क्षेत्र, एक को वहाँ का, तो ऐसे में ही राजकुल का ही कोई राजकुमार वहाँ का वायसराय उपराजा नियुक्त कर दिया गया, मतलब वहाँ का कार्यभार उसे सौंप दिया गया। कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली तथा दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलिंग के जो प्रांत है उसे 2 भागों में बांटा गया, एक उत्तरी और दूसरी दक्षिणी। उत्तर को तोसली कहा गया और दक्षिण की जो राजधानी थी वो जौगढ़ थी। तो हम लोग प्रायः बोलते भी हैं कि कलिंग की जो राजधानी है हम लोग ज़्यादातर तोसली लेकर चलते हैं, कलिंग की राजधानी तोसली, तो हम लोग उत्तरी इलाका को लेते हैं। कलिंग ने फिर कभी स्वतंत्र होने की चेष्टा नहीं की, मतलब कि कलिंग युद्ध के बाद कलिंग दोबारा से फिर स्वतंत्र होने की कभी कोशिश नहीं की। इतना भयंकर था यह युद्ध। मौर्य साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। यह कलिंग युद्ध का तत्कालिक लाभ था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मौर्य वंश के जो सीमांत थे, जो प्रांत थे, वो बंगाल की खाड़ी मतलब कि समुंदर से नहीं मिल रहे थे। इस युद्ध के बाद वो समुंदर को टच करने लगे, जिससे कि व्यापारिक जो है ना व्यापार में बहुत लाभ हुआ। और इस युद्ध के बाद तो वो तुरंत ही बंगाल की खाड़ी मतलब कि जो समुंदर है उससे वो मिल गया। तो ये युद्ध का तत्कालिक लाभ हुआ, मतलब इस युद्ध से तुरंत उसका साम्राज्य समुद्र तक पहुंच गया। कलिंग उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर भी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलिंग का जो एरिया था ना वह व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत था और बहुत ही ऐसा जगह था ना जहाँ से व्यापार आसानी से हो जाए। तो अशोक की दृष्टि उस पर भी थी कि हाँ, अगर आपको अर्थ का कोई साधन मिल जाए तो जिस प्रकार अभी आपका पर्सनली इनकम हो जाता है, आप उन्नत कर जाते हैं, अगर उसी प्रकार किसी राज्य को अर्थ के लिए कोई सामरिक क्षेत्र, कोई एरिया मिल जाता है तो वो राज्य भी उन्नत कर जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, तो व्यापार से धन होगा, पैसा होगा, वो समृद्ध बनेंगे। तो कल ना कल हो सकता है कि ये जो कलिंग का एरिया है वो मगध से लड़ाई कर सकता है, ऐसा भी थॉट माना जाता है यहाँ पे। और इसलिए भी चाहते थे कि कोई भी राज्य जो है हमसे समृद्ध ना हो, जिस प्रकार अभी अमेरिका चाहता है ना कि हम जितना शक्तिशाली हैं उतना शक्तिशाली अरब देश ना हो, इसलिए वो बार बार उन पर दबाव डालते रहता है। तो उसी प्रकार उस समय मौर्य जो साम्राज्य के शासक थे वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह कलिंग जो है उन्नत ना करे, ताकि वो कल को मेरा दुश्मन बन गया फिर हमसे और उनका लड़ाई हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे पास उतने साधन ना आए जितने
कलिंग व्यापार के माध्यम से समुद्र के रास्ते इकट्ठा कर ले। तो इसलिए भी माना जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इसलिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि अशोक की दृष्टि उसके समृद्ध व्यापार पर भी थी। कलिंग युद्ध की हिंसा और नरसंहार ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया और उसके दूरगामी परिणाम हुए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस युद्ध से अशोक ने जो नरसंहार मतलब बहुत से लोगों की हत्या, मृत्यु, रक्तपात, हिंसा जो देखा, उससे उसका जो हृदय था, मतलब जो आदमी इमोशनल होता है ना, तो उसी प्रकार अशोक भी इमोशनल हो गया। सब कोई को देख रहे हैं, ब्राह्मण को देख रहे हैं, श्रमण को देख रहे हैं, गृहस्थ आदमी लोग को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो उनको लगा कि नहीं, इससे शायद कुछ मुझसे इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा उनको एहसास हुआ, उन्हें फीलिंग आई। और इस चलते ही, मतलब इस फीलिंग के चलते ही उनमें जो परिवर्तन आया, उसके बहुत अलग ही परिणाम हुए। इसे ही दूरगामी परिणाम हुए कहा जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ और यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ तथा आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग प्रारंभ हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है इस युद्ध ने इस तरह से अशोक के मन को या फिर जो फीलिंग्स है उसको इस प्रकार से प्रभावित किया, इस तरह से झंझोड़ कर रख दिया कि कलिंग को जीतने के बाद अशोक एकदम ही परिवर्तित हो गए और वो अब पूरी तरीके से सैन्य विजय या फिर दिग्विजय, मतलब कि किसी भी तरह से अब राज्य से लड़ना, उसे अपने अधीन करना, ऐसी जो उनके मन में इच्छा रहती थी, दिग्विजय, जीतना, अपने साम्राज्य में मिलाना, उनके संसाधनों का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें ये सब छोड़ चुके थे। मतलब वो इतना टूट गए थे, इतना उनके जो भाव है उनमें घातक प्रहार हुआ इस युद्ध के कारण। और वो अब चाहते थे कि अब ऐसा युद्ध ना हो, लोगों के विचार बढ़े, आध्यात्मिक रूप से वो विजय पाना चाहते थे। मतलब कि वो धम्म विजय, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में विचार जो हैं कि मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, भला करना चाहिए, तो इस प्रकार की उनमें जो भाव है वो उत्पन्न हो गया और वो अब यही कार्य को करने के लिए प्रेरित हो गए। मतलब आध्यात्मिक विजय और धर्म विजय का युग अब प्रारंभ हुआ। कलिंग युद्ध के नरसंहार से व्यथित होकर, दुखी होकर वो इस डिसीजन में पहुँचे कि नहीं, अब जो कत्ल होंगे, जो अब राज्य विजय होंगे, अब ये सब नहीं करना है, बल्कि लोगों की भलाई करनी है, लोगों की सेवा करनी है। इस प्रकार कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन उत्पन्न कर दिया तथा उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कलिंग युद्ध है ना, उससे तो अशोक का हृदय, मतलब अब जो दिल था, जो स्वभाव था, वो तो पूरा परिवर्तित हो गया। अब अशोक चाहते थे कि जो भी युद्ध क्रिया हो वो हमेशा के लिए बंद हो जाए और आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों की उन्नति हो, अध्यात्म के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े, ऐसा अशोक चाहने लगे इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद। यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी। इसके बाद अशोक बौद्ध बन गया। उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में नियोजित कर दिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कलिंग युद्ध था, उसके बाद कोई भी, मतलब उसके जो सेनापति थे, सेना थे, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजा इस प्रकार से अपना जो नीति है, अपना जो दिल है, अपना जो स्वभाव है, उसको इस कदर बदलेंगे। तो इसके जो परिणाम हुए बहुत ही आश्चर्यजनक हुए। और इस युद्ध के बाद जो भी साम्राज्य के पास धन था, जो भी साधन थे, जो भी पैसा था, उसे अधिक से अधिक अशोक ने जनता के ऊपर खर्च किया। जनता के लिए वो सभी कार्य कराने लगे जो शायद युद्ध के समय खर्च होते थे और सैनिकों के ऊपर खर्च करना पड़ता था। अब उन सारे पैसों को वो जनता के भलाई के लिए, भौतिक साधनों, उनके लिए जन कल्याण कार्य, नैतिक कल्याण, बौद्ध धर्म के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए, तो इन सभी चीज़ों पर वो खर्च करने लगे, नियोजित कर दिया, मतलब खर्च कर दिया।
जनता को दे दिया, जनता के लिए कर दिया।